subject is business and legal environment. In previous video we have discussed about the Indian Contract Act 1872, जिसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम वैध अनुबंध के कुछ एसेंशियल्स, कुछ क्या कहना चाहिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स के बारे में, वैध अनुबंध के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके क्या एसेंशियल्स होते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉकिंग अबाउट द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैं बात करती हूँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की या वैध अनुबंध की, तो ऑल द एग्रीमेंट्स मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट और द ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मस्ट बी एग्रीमेंट. ऐसा होता है कि हर एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, पर अगर जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो उसके पहले उसका एग्रीमेंट हो चुका होगा. तो जब भी हम बात करते हैं वैध अनुबंध की, तो हियर ऑल द पार्टीज आर लीगली बाउंडेड और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ. यहाँ पर जो भी पार्टीज होती हैं, क्योंकि पार्टीज क्यों होंगी, क्योंकि एग्रीमेंट जो होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो दो पार्टीज के बीच में होगा, वो दो अलग अलग लोगों के बीच में होगा. सो हियर द पार्टीज आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ और बाइंडिंग बाय द लॉ. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ये एक स्थिति होती है या एक जरूरी तथ्य होता है कि वहाँ पर जो दो अलग अलग पक्ष हैं, जो अलग अलग जो दो पार्टीज हैं, दे आर लीगली बाउंडेड, वो वैधानिक रूप से क्या होती है, अनुबंधित होती हैं और वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होती है. सो ऑल द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एंड दे आर हैविंग द लीगल फाउंडेशन ऑल्सो. अदर थिंग्स वी विल डिस्कस इन द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जब हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उसकी ज़रूरतें हैं और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये एसेंशियल्स होना जरूरी है, तब हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को, वैध अनुबंध को और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. सो द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध बन गया है, तो वो उसके पहले क्या होगा, एग्रीमेंट होगा. जैसे ए के बाद बी आता है, वैसे ही एग्रीमेंट के अगर कोई पक्ष है वो एग्री करता है किसी चीज को, तभी वो बाद में जाकर क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है. इसलिए हम कहते हैं कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द एग्रीमेंट्स में नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी एग्रीमेंट. कि हर एग्रीमेंट आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बने जरूरी नहीं होता है, लेकिन हर चीज जो कॉन्ट्रैक्ट बन चुकी है वो पहले से एग्रीमेंट होगा ही होगा. तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है विदाउट एनी कंडीशन, है ना. अनकंडीशनली इफ सम पर्सन और सम टू पार्टीज आर ऑफरिंग समथिंग टू अनदर वन एंड दे आर एक्सेप्ट इट विदाउट एनी कंडीशन, तो इट इज द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तब ये वैध अनुबंध का पहला एसेंशियल कहलाता है कि भाई पार्टी ए ने पार्टी बी के सामने कोई ऑफर रखा कि मैं अपना घर तुम्हें 20 लाख रुपए में सेल करूंगा, किसको, पार्टी बी को, और पार्टी बी ने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया. अब यहाँ पर अभी कोई कंडीशन नहीं बनती कि भाई 20 लाख रुपए में तो उसको देना है, लेकिन अगर वो साथ में ये कह देता है कि 20 लाख के अलावा तुझे तेरी कार भी मुझे देनी होगी, तो ये तो कंडीशन फंसा दी उसने कि जब वो 20 लाख में लेने के लिए तैयार है भाई तुम्हारा घर, तो कार किस बात के लिए उसे देनी होगी. तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन बीच में आ जाती है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, वैध अनुबंध का हिस्सा नहीं होता है. इसीलिए फर्स्ट एसेंशियल सेड अबाउट द ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर का होना, प्रपोजल का होना, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सेप्टेंस. अब ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा. नेक्स्ट एसेंशियल इज प्री कंसेंट ऑफ द पार्टी. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 कि जो कंसेंट होते हैं पार्टीज के बीच में, जो भी कंसेंट होते हैं, दिस ऑल कंसेंट विल बी इन्फोर्सिएबल बाय लॉ. सारे कंसेंट का इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना क्या होता है, जरूरी होता है. जब वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होंगे तभी उसको किसी तरीके से क्या किया जाता है, कंप्लीट माना जाता है. अगर पार्टी का कंसेंट नहीं है, इफ टू पार्टीज आर नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, अगर कोई दो पार्टी अलग चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो इट इज नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कंसेंट. तब वो
कंसेंट की श्रेणी में नहीं माना जाता है। अब कंसेंट की अगर हम और बात करें तो इसमें एक चीज और आती है कि इट इज अबाउट 1 मिनट। If two parties are agree for something in the same thing and same sense, अगर दो पार्टीज किसी एक चीज के लिए एक ही मतलब से एग्री करती है तो वो कंसेंट की कैटेगरी में आता है। टू पार्टीज सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे आर अग्री विद द सेम थिंग इन द सेम सेंस, जब वो किसी सेम चीज को सेम सेंस में क्या करती है, अग्री करती है, उस चीज से वो परिचित होती है, तब कॉन्ट्रैक्ट 13 जब सेक्शन 13 क्या कहता है कि वो कंसेंट की श्रेणी में आता है। अब सेक्शन 11 क्या कहता है कि सम पार्टीज आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज ए कंसेंट इफ दे आर हैविंग सम मिसबिहेव, इफ दे आर हैविंग सम फ्रॉड, अगर किसी तरीके का फ्रॉड है, अगर किस तरीके का मिसबिहेव किया जाता है तो वो पार्टी कंसेंट की श्रेणी में नहीं आएंगे। बिकॉज कि मैंने कहा कि मुझे ये पेन किसी दूसरे पर्सन को देना है, सेम थिंग की बात की मैंने। अगर वो व्यक्ति इस पेन को लेता है तब तो सेम थिंग होगी, सेम सेंस में समझी, मैंने कहा पेन देना है, उसने कहा पेन दे दीजिए, तो सेम थिंग होगी सेम सेंस में। लेकिन अगर मैं उसको ये पेन दिखाकर कोई खराब पेन दे देती हूँ, दैट मीन्स आई एम डूइंग फ्रॉड विथ हिम, मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ, फ्रॉड कर रही हूँ, तब वो कंसेंट की श्रेणी में नहीं आएगा। तो दूसरा एसेंशियल क्या कहता है कि फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी आर टू बी फ्री कंसेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, whenever we are talking about the consideration, that means something in return। consideration का क्या मतलब होता है, something in return। it is not essential that if you are agree for something so you have to give something, उसको कुछ देना होगा आपको किसी चीज के बदले में, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, फ्री कंसिडरेशन। यहाँ पर कंसिडरेशन का भी होना जरूरी होता है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कंसिडरेशन इज नॉट टू बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन एनी काइंड। जरूरी नहीं है कि वो किसी कैश के रूप में हो या किसी अलग काइंड के तौर पे उसको कंसिडरेशन किया जाना चाहिए। तो समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, समथिंग इन रिटर्न। इट इज नॉट नेसेसरी इन द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मैंने ए को बोला कि तुम मेरे घर पे चाय पीने के लिए आना, आप उस चाय के मैं अगर उससे पैसे ले लूँ, ठीक है, तो इट इज नॉट कमिंग टू द कैटेगरी ऑफ द कंसिडरेशन। तब वो कंसिडरेशन की तो बी बोलेगा भाई मैंने थोड़ी ना बोला कि तू मुझे चाय के लिए बुला, मुझे चाय पे भी बुलाएगा और मुझसे पैसे भी लेगा। तो दैट्स व्हाई हियर वी आर सेइंग दैट द कंसिडरेशन मीनिंग समथिंग इन रिटर्न, इट इज द नेक्स्ट एसेंशियल। अगला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और लॉफुल ऑब्जेक्ट। Whenever we are talking about the lawful object, so according to section 23, according to section 10, we can say in the valid contract all the things should be lawful object। हर चीज का, हर अनुबंध का lawful होना जरूरी है, नियम के विधि के अनुसार होना उसका जरूरी है। अब अगर लॉफुल को ऑब्जेक्ट नहीं होगा, अगर वो लॉफुल कैटेगरी में नहीं आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि सेक्शन 23 क्या कहता है कि इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इफ इट इज नॉट परमिटेड बाय लॉ, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। इफ इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, अगर वो लॉ की तरफ से इन्फोर्सिएबल नहीं है ना, अगर उसको नियम कानून परमिशन नहीं देते हैं, तो इट इज नॉट कम इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉफुल, तब वो लॉफुल कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये इसका अगला एसेंशियल हो गया। नेक्स्ट एसेंशियल है आपका कॉम्पिटेंट पार्टीज। अब हु इज नोन एज द कॉम्पिटेंट पार्टीज, द पर्सन हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी। जो पर्सन किसी भी एग्रीमेंट में आते हैं, अगर वो अनुबंधित तौर से अपनी एक मेजोरिटी की उम्र, मतलब वो 18 वर्ष से अगर अधिक है तो वो मेजोरिटी में आएगा और वो व्यक्ति क्या हो सकता है, कॉम्पिटेंट हो सकता है। द पर्सन हु इज कम इनटू द एज ऑफ मेजोरिटी इज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ कॉम्पिटेंट। कोई भी दो लोग कॉम्पिटेंट हो सकते हैं अगर वो एक निश्चित सीमा,
निश्चित उम्र की सीमा से क्या है, अधिक है, तो वो क्या माने जाएंगे, कॉम्पिटेंट माने जाएंगे। बट इन सेक्शन 11 the person who is not considered under the competent if he is minor age, अगर उसकी एज क्या है 18 वर्ष से या जो भी फिक्स एज है उससे कम है, if he is unsound by mind, अगर वो उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, और a person who is disqualified from the law, अगर उसको किसी व्यक्ति को लॉ नियम की श्रेणी से डिस्क्वालीफाई कर दिया है किसी भी एग्रीमेंट में आने के लिए, तो ये इस तरह के 3 लोग कॉम्पिटेंट नहीं हो सकते हैं, मतलब वो एग्रीमेंट का या कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक जरूरी तथ्य है कि व्यक्ति की उम्र अगर वो मेजर हो तो वो कॉम्पिटेंट होगा, तो वो एग्रीमेंट कर सकता है। जैसे कि कोई बिजनेसमैन है और उसका 15 वर्ष की आयु का कोई बच्चा है ना, अगर उस बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है तो ये 15 वर्ष की आयु का बच्चा उस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो उस उम्र को तक नहीं पहुंचा है। हो सकता है कि उसके बिहाफ पर जो उसकी वाइफ होगी वो क्या हो, उस एग्रीमेंट का या उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाए। तो कॉम्पिटेंट शुड बी द एज ओवर द एज, ये कॉम्पिटेंट होंगे पार्टीज के, कि पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट करने वाले हैं तो उसके कॉम्पिटेंट के लिए असेंशियल होना जरूरी है। और लास्ट असेंशियल क्या कहता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अब किस तरीके का लीगल आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है, किस तरीके से आपको लीगल ऑब्लिगेशन कर्तव्य को क्या करना है, मानना है। तो अगर हम कहते हैं कि इफ अ पर्सन ए इज इनवाइट टू द पर्सन बी फॉर द डिनर एट होम, बट ड्यू टू सम रीजन बी इज नॉट एबल टू गो फॉर द डिनर, है ना, ए ने बी को बुलाया बट किसी रीजन से बी जो है वो ए के घर नहीं पहुंच पाया, तो ए इज नॉट टेकिंग एनी कंपनसेशन ऑन बिहाफ ऑफ द अनकंज्यूम्ड फूड, कि भाई तू मेरे घर नहीं खाना खाने के लिए आया, तो जो खाना कंज्यूम नहीं हुआ या जो खाना फेंक गया उसके बदले में मुझे कंपनसेशन दे, तो इट इज़ नॉट कमिंग टू द लीगल रिलेशन। तो वो क्योंकि उनके बीच में कोई किसी तरीके का वैधानिक अनुबंध तो हुआ नहीं था कि भाई मैं खाना खाने नहीं आ पाऊंगा तो चल तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर कोई चीज़ लीगली ऑब्लिगेट है, अगर उसके ऊपर वैधानिक अनुबंध लगा हुआ है, कर्तव्य है, तो इट शुड बी कमिंग टू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो भी इंटेंशन है, अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, अगर आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो द इंटेंशन शुड बी लीगल ऑब्लिगेट। वो जो इंटेंशन है वो क्या होना चाहिए, लीगली फुलफिल होना चाहिए, उनके बीच में लीगल क्या होनी चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो इट इज ऑल अबाउट द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द void contracts and its essentials. Thank you.